एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाले के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, रिवीजन की जो क्लास हमने शुरू की है उसमें हम यहाँ पे जीके जीएस और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज से रिवाइज करना हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जो प्रैक्टिस सेट मैंने आपको पढ़ाया था, लगभग आपको मैंने 30 से लेकर 31 प्रैक्टिस सेट करवाए होंगे। इन 30 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगभग 750 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं 750 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम आज से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे। सुबह हमने ग्राम विकास एवं समाज का रिवीजन वीडियो स्टार्ट किया था पढ़ना। उसमें हमने टॉप 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को रिवाइज किया था, जो हमने पहले पढ़ चुका है। उनको हमने रिवाइज किया था 50 प्रश्नों को। इसी तरह से आज हम जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज से रिवाइज करना हम स्टार्ट करेंगे। ये आपके 30 प्रैक्टिस सेट थे, जो आज से हम इनको लगभग डेली बेसिस पर 2 प्रैक्टिस सेट को हम रिवाइज करेंगे। तथा यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ लिया है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसका रिवीजन तो आपको करना ही है। रिवीजन आपके आखिरी समय बहुत काम आता है। तो जितना भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको करवाया हुआ है ग्राम समाज में विकास का, चाहे जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उनको हम आज से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमारा जीके जीएस और करंट अफेयर्स का रिवीजन का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम आज 2 प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। सिर्फ हमारा क्वेश्चन और आंसर पे उसके फोकस रहेगा, ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में 52वां फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, 52वां फिल्म महोत्सव आपका आयोजित किया गया था गोवा में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 का T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो टोटल 12 खिलाड़ियों को वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका जो सी है, 12 खिलाड़ी आप याद कर लीजिएगा। ये 12 खिलाड़ी कौन कौन है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में, रवि कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में, लावलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के क्षेत्र में, PR श्रीजेश को हॉकी के क्षेत्र में, अवनी लखेरा को पैरा शूटिंग के क्षेत्र में, सुमित अंतिल को पैरा एथलीट के क्षेत्र में, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में, मनीष नारवाल को आपका पैरा शूटिंग के क्षेत्र में, मिताली राज को आपका क्रिकेट के क्षेत्र में, सुनील छेत्री को फुटबॉल के और मनप्रीत सिंह को हॉकी के क्षेत्र में। ये 12 खिलाड़ी थे जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे लगभग में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो लगभग इसकी कुल लंबाई है 350 किलोमीटर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। वहीं अगर हम इसके एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 341 किलोमीटर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अभी लेटेस्ट के जो 3 इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे चर्चा में है उत्तर प्रदेश के, उनको आइए देख लेते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो जो 3 इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे आपके उत्तर प्रदेश में बने हैं, और ये आपके सामने हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे आपका मेरठ से प्रयागराज तक है, पूर्वांचल वाला लखनऊ के चांदसराय से गाजीपुर के हैदरिया गांव तक है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका चित्रकूट से इटावा तक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा यह जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, यह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ही बना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात करें तो 594 किलोमीटर लंबा ये है। तथा यह मेरठ से लेके प्रयागराज तक बनाया हुआ है। इसके बीच में अमरोहा आएगा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये इंपॉर्टेंट शहरों को क्रॉस करेगा आपका गंगा एक्सप्रेसवे। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपकी लंबाई है 341 किलोमीटर। यह भी आपका 6 लेन लंबा है, 6 लेन का है। और यह लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर तक जाएगा, गाजीपुर के हैदरिया गांव तक, और लखनऊ के चांदसराय से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका 296 किलोमीटर लंबा है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा तक जाएगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे जो काफ़ी न्यूज में है उत्तर प्रदेश के, इनको आप याद कर लीजिएगा। इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न में हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया, COP26 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो COP26 में भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2070 तक जो है भारत जो है शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य भारत का रखा गया है।
तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जीरो एमिशन का जो लक्ष्य है वह 2070 तक है। चलिए आप बताइए कि COP26 का जो आयोजन था यह किस शहर में किया गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो आपकी जो विज्ञान नगरी है आपको प्रयागराज में मिलेगी, लखनऊ में मिलेगी। ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी कांग्रेस के। तो ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही है, और बाकी तीनों लोगों ने जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने नहीं करी थी। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विश्व आर्थिक मंच, और इसका हेडक्वार्टर आपका स्विट्जरलैंड के कोलोंजी शहर में है, और इसके फाउंडर चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, कौन है? क्लॉस श्वाब इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई थी, और इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर भी हैं वर्तमान में क्लॉस श्वाब। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, आप इसे याद कर लीजिएगा। और भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी आपकी मद्रास में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, मद्रास में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो 1911 में जो है आपका बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है मैंने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज चलाई थी उसमें मैंने इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आपने अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपका कंप्लीट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तैयार हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो पेट्रोलियम जो है एक और नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिन राम है कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में आपको मिलेगा मासिन राम, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किम्बर्ले और प्रिटोरिया क्यों फेमस हैं? तो हीरा उत्पादन के लिए फेमस है। ये दोनों स्थान आपको मिलेंगे साउथ अफ्रीका में मिलेंगे, ये दोनों स्थान किम्बर्ले और प्रिटोरिया, और ये आपके हीरा उत्पादन के लिए फेमस हैं। तो ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फिलीपींस के मनीला शहर में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मनीला में। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद कर लीजिएगा, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सांभर है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सांभर जो है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1923 में आपका स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो स्वराज पार्टी है इसका जो गठन जनवरी 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्वराज पार्टी के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कब शुरू किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा 2018 में आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू हुई थी। तो ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आप इसे याद कर लीजिएगा, 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है? तो आप यह याद कर लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 का पब्लिश किया गया था इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह देश जहां शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो आप याद कर लीजिएगा, यूएसए में जो है शून्य आधारित बजट जो है सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो आपके चमगादड़ होते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से रात में उड़ते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से जो आपकी एल्युमिनियम है वह प्राप्त की जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रेजांग ला युद्ध स्मारक का जो है उद्घाटन किया गया कहाँ पर? तो रेजांग ला युद्ध स्मारक का जो उद्घाटन किया गया था आपका लद्दाख में। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। लद्दाख में जो है रेजांग ला युद्ध स्मारक का जो है उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने कैसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया था हाल ही में? तो कैसर ए हिंद नामक जो आपकी तितली है इसको राज्य तितली का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका बी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है हाल ही में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने जो नियुक्तियों वाला वीडियो आपको पढ़ाया हुआ है उसमें यह आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो पोचमपल्ली आपको मिलेगा तेलंगाना में और यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, पोचमपल्ली जो है आपको तेलंगाना में मिलेगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पराली दो खाद लो योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की यह योजना है पराली दो खाद लो। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं का नगर के नाम से फेमस है? तो चाकुओं का नगर हम किसे कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, रामपुर की जो छुरी है, रामपुर की जो चाकू हैं वे पूरे भारत में फेमस हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, रामपुर की चाकू। अगला प्रश्न आपके सामने है, दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा गया क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल जो होता है यह दाब का एसआई मात्रक होता है। 2021 के ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाले नोमैडलैंड का निर्देशक कौन था? तो आप याद कर लीजिएगा, पिछले साल की यहाँ पे बात हो रही है। तो अभी इस 2022 के भी ऑस्कर विनर्स की बात हम करेंगे अभी आगे के प्रश्नों में, लेकिन यह 2021 का है। तो 2021 में जिस फिल्म को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था नोमैडलैंड, इसके निर्देशक थे आपके स्लोए झाओ। यह उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है नहीं, लेकिन इसमें 2022 का भी आप पढ़ लीजिएगा। 2022 का मैंने पढ़ाया हुआ आगे के क्वेश्चन में आपको 2022 के प्रश्न मिल जाएंगे। तो आपको चलिए बता देता हूँ कि 2022 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था। तो 2022 का जो इस वर्ष का ऑस्कर आपका वितरित किया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया था कोडा को। आप याद कर लीजिएगा, कोडा जो मूवी थी इसको जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विल स्मिथ को मूवी किंग रिचर्ड के लिए, यानी कि किंग रिचर्ड फिल्म के लिए विल स्मिथ को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था इस वर्ष। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था जेसिका चेस्टेन को। इस प्रकार से लिखा गया आपका जेसिका चेस्टेन को जो है आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। किस पिक्चर के लिए? तो द आइज ऑफ टैमी फे, इस मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था जेसिका चेस्टन को। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया जेन कैम्पियन को। ये नाम आप याद कर लीजिएगा, जेन कैम्पियन को जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया द पावर ऑफ द डॉग पिक्चर के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी कोडा हो गई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आपके विल स्मिथ हो गए किंग रिचर्ड पिक्चर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आपकी हो गई जेसिका चेस्टन द आइज ऑफ टैमी फे के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपके हो गए जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। 2022 के ऑस्कर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डायनामो जो होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो डायनामो आप याद रखिएगा, डायनामो क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका विद्युत मोटर। तो इसका अगर उल्टा कर दिया जाए,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपकी बदलती है डायनामो। इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो जो क्रुक्स कांच होता है यह पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 का आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में आपको याद रखना है, अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के मध्य। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आप याद कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक स्रोत दिया गया है और देश दिया गया है, मेनली आपका यह संविधान का प्रश्न है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो स्रोत है यह हमने किस देश से लिया हुआ है? तो आप याद कर लीजिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो स्रोत है हमने अमेरिका से लिया हुआ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अमेरिका आपका राइट आंसर, पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद संघात्मक विशेषताएं हमने कनाडा से लिया हुआ है। आप याद कर लीजिएगा, कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? संघात्मक विशेषताओं को हमने कनाडा से लिया हुआ है। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसको हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने लिया है जापान से, न कि जर्मनी से। तो जर्मनी वाला आपका राइट गलत हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी से जो है हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का जो प्रावधान है उसको ग्रहण किया हुआ है, न कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। तो विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया उसको हमने जापान के संविधान से अडॉप्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी था आपका सुमेलित नहीं था। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आइए कुछ और पॉइंट को जान लेते हैं कि इन देशों से हमने क्या क्या और लिया हुआ है। तो अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका से हमने लिया हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। इसके बाद मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा उद्देशिका का विचार, ये सभी इंपॉर्टेंट जो प्रावधान हमने अमेरिका से लिए हुए हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान जो है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है? कनाडा से हमने लिया हुआ है एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप। इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, ये प्रावधान भी आपका कनाडा से लिया गया है। इसके अलावा शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो शक्ति का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के मध्य, यह कनाडा से हमने इसको लिया हुआ है। इसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कनाडा से लिया हुआ है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया हुआ है। इसके बाद जर्मनी से हमने क्या लिया है? तो जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल के दौरान जो है आपात से संबंधित जो कुछ प्रावधान, आप याद कर लीजिएगा, आपातकाल से संबंधित जो कुछ प्रावधान है उसको हमने जर्मनी से लिया हुआ। उसके बाद जापान से हमने क्या लिया है? जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, भारत के जो उत्तर पश्चिम वाले भाग हैं, हमारे जो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया हैं, यहाँ पे जो जाड़ों में वर्षा होती है मेनली आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिलती है। तो ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आप याद कर लीजिएगा 1942 को जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बारे में आप देख लीजिएगा, मेरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो, वहाँ पे डिटेल्ड आपको जानकारी मिल जाएगी। तो 1942 फिलहाल के लिए आप याद रखिए। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज हम बोलते हैं टर्की को। आप याद कर लीजिएगा, टर्की को जो है हम कहते हैं यूरोप का मरीज। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप याद कर लीजिएगा, राज्य के महाधिवक्ता के पद का जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 के तहत है। तो आप याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है? तो राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 165। चलिए कमेंट बॉक्स में देखिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है? इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। अभी लेटेस्ट की इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो अभी जो मैंने अप्रैल वाला वीडियो, मई वाला वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको अपडेट किया था कि नए महाधिवक्ता बनाए गए हैं। तो अगर आपने करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा मेरे यूपी स्पेशल का, तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है उत्तर प्रदेश के।
आज़ादी के पश्चात जो है पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में किया गया था, आप याद कर लीजिएगा। आज़ादी के पश्चात जो है पहली बार परिसीमन आयोग का जो गठन था 1952 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र को, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था, इसी के तहत जो मतदान की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ज्योग्राफी के सेक्शन का यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जवाब आप दीजिए फटाक से। तो भूटान के साथ कौन कौन सा राज्य इसमें से सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका असम सीमा साझा करता है, इसके बाद कौन करता है? सिक्किम भी करता है, इसके बाद आपका कौन करता है? तो इसमें से आपका जो अरुणाचल प्रदेश है यह सीमा साझा करता है कि नहीं? हाँ, यह करता है आपका, लेकिन आपका जो मेघालय है यह सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मेघालय जो आपका है यह सिक्किम के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सिक्किम हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ, सॉरी यहाँ पे भूटान न पूछा जा रहा, हाँ भूटान ना, हाँ तो भूटान के साथ जो है आपका सिक्किम सीमा साझा करता है, असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और आपका पश्चिम बंगाल करता है। ये 4 राज्य हैं जो आपके भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन आपका जो आपका जो मेघालय है, मेघालय जो राज्य है यह आपका भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, मेघालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेघालय भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी 4 राज्य हैं ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, असम हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। टोटल जो है 699 किलोमीटर की जो सीमा है भूटान की हमारे देश से टच होती है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा सुमेलित नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जलप्रपात दिए गए हैं और इनमें से आपको बताना कि कौन सा जो जलप्रपात है वह सुमेलित नहीं है। तो इसमें से आपका पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे है, बिल्कुल सही दिया गया। जो आपका पुनासा जलप्रपात है आपका चंबल नदी पे है, पहला आपका बिल्कुल सही दिया गया है। हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्ण रेखा नदी पर, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम आपका जो जलप्रपात है आपका कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। कहाँ पर कावेरी नदी? तो कर्नाटका में आपको मिलेगा। वही आपका जो जोग जलप्रपात है जिसको हम बोलते हैं गरसोप्पा, जोग को हम गरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं, यह जो है आपका नर्मदा नदी पर न होकर आपका शरावती रिवर पर, कहाँ? तो शरावती नदी पर आपको मिलेगा, जो है शरावती नदी आपको मिलेगी कहाँ पर? कर्नाटक में। और कर्नाटक में आपको मिलेगा जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सुमेलित नहीं था, बाकी आपके तीनों सुमेलित थे। पुनासा आपका हो जाएगा चंबल में, चंबल नदी पर, हुंडरू आपका हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर और आपका हो जाएगा शिव समुद्रम आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर कर्नाटक में। इसमें से 2 आपके कर्नाटक में है, जोग वाला और आपका शिव समुद्रम, ये दोनों आपके कर्नाटक में, और जोग जो है आपका शरावती नदी पर है। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष वर्तमान में क्या है? आपको बताना है। वर्तमान में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आधार वर्ष क्या है, आधार वर्ष क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो मैं जो कम्युनिटी वाला पोस्ट होता है उसमें पोस्ट करके इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो इसको यहीं पर होल्ड करते हैं हम इस प्रश्न को। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो आप याद कर लीजिएगा, रक्त में मैथिमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण? तो मैथिमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका इस वर्ष 2022 में कौन से क्रम का ऑस्कर अवार्ड वितरित किया गया है? तो 2022 में आपका 64वां ऑस्कर अवार्ड वितरित किया गया। तो इस हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा वर्ष? इस हिसाब से आपका हो जाएगा 1929 में जो है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा मलेशिया में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस तरह से टोटल हमने 52 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लिया है रिवीजन के तौर पर, जो हमने पहले पढ़ चुका है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, उसका हम रिवाइज कर रहे हैं। तो 52 प्रश्नों को हमने रिवाइज कर लिया। इसका जो पार्ट 2 है उसको हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।